होगी। गुड आफ्टरनून। कुछ प्रॉब्लम्स लिखे थे मैंने, है ना। Z1 Z2 Z3 vertices of equilateral triangle, then prove that। तो आइडिया क्लियर है कि किसी भी दो साइड पर रोटेशन लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 1 3। तो सपोज आई राइट 2 - 1 3 - 1। तो मॉड तो समझ रहे हो कि मॉड डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, इक्वल ना, कैंसिल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट होगा? 2 - 1 रोटेट होगा बाई π/3। यहां तक ठीक। अब मेरे ख्याल से थॉट आ रहा होगा कि आई, तो वैसे तो एक आइडिया ये है कि इसकी वैल्यू खोल दो, 1/2 + i√3/2, और मैनिपुलेशन करो कि सर मैंने आई को अकेला वन साइड कलेक्ट कर लिया, बाकी सब वन साइड, फिर स्क्वायरिंग कर दी, तो उससे क्वेश्चन हो जाता है। बट मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो एक काम क्यों नहीं करते हो, लेट्स अप्लाई रोटेशन वंस अगेन। तो 2 - 1 और मैंने ले लिया 2 - 3। तुमको वेक्टर की समझ तो अच्छी तरह है कि सर 2 - 1 2 - 3, तो 2 - 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, है ना। मैंने दो पेयर ऑफ साइड्स लेकर के कर दिया, ठीक है। एक बार मैंने ए बी और ए सी लिया था, और एक बार मैंने ए बी और बी सी। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये e की पावर i π/3 को हटा दो, तो ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इफ आई मल्टीप्लाई 1 and 2, तो आई गेस योर प्रॉब्लम गेट डन। इसे ओपन कर देना तो आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, σz² बराबर σz1 z2। ठीक। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब आई केम टू दिस रिजल्ट, ये मुझे ऑब्टेन हो गया। अब मुझे लगता है कि इसका सेकंड पार्ट कि सर वो z0, तुम तो जानते हो सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, दे आर ऑल द सेम फॉर इक्विलेटरल। तो आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो z0, तो मैं तो इसको एलिमिनेट कर दिया, 2z1 z2, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एडेड बोथ साइड, z1², 3z²। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। सर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 1 + 2 + 3, and this quantity is nothing but 3z0। तो मेरे ओपिनियन में तुम्हारा अगला पार्ट भी डन। तो मेरा एक सिंसियर एडवाइस है कि यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को याद रखो। इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन दिस रिजल्ट होल्ड्स, रिमेंबर। तो कभी किसी सिंगल चॉइस प्रॉब्लम, किसी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में संभव है कि तुमको डायरेक्ट दिखे कि सर आप तो यार याद रखते हो कि अगर z1 z2 z3 वर्टिसेस है ऑफ इक्विलेटरल तो ये रिजल्ट होल्ड करता है, z1² + z2² + z3²।
बराबर z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। 5 seconds क्विकली। डन। मुझे लगता है इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है ना। रेगुलर हेक्सागन। अरे जल्दी बोलो भाई। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन क्विकली। एक यस लिखो जल्दी। ये तुम्हारी क्लास वर्किंग है, चेक करो एक बार, देखो क्लास को चेक करो एक बार। हाँ वर्किंग है, वर्किंग रहने दो, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम मानते हो कि काफी इजी हो गया। रेगुलर हेक्सागन विद वर्टिसेस, तो इसमें मामूली सी ज्योमेट्री चेक हो रही है, तो इस बात को खुद आइडेंटिफाई करना। इफ आई ज्वाइन ऑल्टरनेट वर्टिसेस 1 3 एंड 5, तो बिल्कुल स्कूल ज्योमेट्री से तुम चेक करना एंड यू विल गेट टू नो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसी तरह से इफ यू गो फॉर 2 4 6, देन इट ऑल्सो इज ए इक्विलेटरल। तो अगर मैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम का यूज करूं तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन तो बेकार हो गया कि सर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, जस्ट नाउ आई डिराइव्ड is 3z0 square. Similarly, 2 4 6 also equilateral. ऐड कर दो तो योर सेकंड प्रॉब्लम इज डन। 5 seconds क्विकली। ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम क्या था? थर्ड प्रॉब्लम ओ क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर प्रॉब्लम था क्या? सॉरी, एल्टीट्यूड। रिमेंबर करके तो आई हुआ है ना कि एक ट्राइंगल है, having vertices z1 z2 z3 perpendicular from A over BC extended meet circumcircle at D। सही है।
और सेंटर ऑफ सर्किल इज ओरिजिन। यही है ना क्वेश्चन। तो तुमको डी का रिप्रेजेंटेशन प्रूव करना था -2/3/1, यही था। तो इस प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने हो सकता है कि सर परपेंडिकुलरिटी से कर दो, D-1 इज परपेंडिकुलर टू 2-3। सही है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन तो तुमको अभी भी याद है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। नाउ प्योरली इमेजिनरी का मतलब है नंबर प्लस कॉन्जुगेट। इज 0। सही है। नाउ आई थिंक आंसर में मेरा इंटरेस्ट कॉन्जुगेट में नहीं है, तो यूज करो कि सेंटर एट ओरिजिन मॉड ऑफ Z1 बराबर रेडियस mod of Z2 mod of Z3 mod of Z of D, they are all equal to R। तो R स्क्वायर अपॉन D, R स्क्वायर अपॉन 1, R स्क्वायर अपॉन 2, R स्क्वायर अपॉन 3। तो समझ गए कि सर R स्क्वायर गेट कैंसल्ड। इजी ना। बस अब टेकिंग एलसीएम थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, वन प्लस नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसे जीरो होना पड़ेगा। तो इससे तुम्हारा थर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो डन। ठीक। हो सकता है थर्ड प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने ऑल्टरनेटली ट्राई किया हो कि सर मैंने तो इस तरह से किया था, डी को ओरिजिन और किसी भी एक वर्टेक्स बी या सी को ओरिजिन से ज्वाइन किया, है ना। अब तुमको तो हिंट आ रहा होगा कि यार सेंटर पर जो एंगल है सेम कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर हाफ बना रहा होगा। तो मेरे ख्याल से BD कॉर्ड मेक हियर, इसका डिस्कशन तो तुमको सॉल्यूशन ट्रायंगल से अच्छे से पता है कि जैसे ही एल्टीट्यूड्स की बात होती है मुझको तुरंत एंगल दिख जाते हैं कि यार ये एंगल कितना है, ये एंगल π/2 माइनस बी है। अगर ये π/2 माइनस बी है तो ये π-2b। बस तो लोगों ने रोटेशन लगा दिया कि टू रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज π-2b। बस अब इस पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लो, माइनस ऑफ Z2 e की पावर -i/2b। इतनी कैलकुलेशन तो तुमको समझनी पड़ेगी, है ना, कि ये क्या हुआ। अब दिख रहा होगा कि यार ये 2b प्रॉब्लम है, 2b को हटाओ। तो थोड़ा सा भी जिसका दिमाग चलता है ही नो कि सरकम सेंटर पर जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के वो 2a 2b 2c एंगल बनाते हैं। तो तुम्हारा इंटरेस्ट 2b में है ना, तो मेरे ख्याल से AC विल मेक 2b। तो एक काम करो ना, तुमको 2b चाहिए ना, तो Z1 और Z3 पर रोटेशन लगा दो। तो मेरे ख्याल से Z1 Z3 एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। बस दिख गया कि सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, योर e की पावर i/2b गेट एलिमिनेटेड। आंसर 10 seconds quickly। यस बोल देना। है ना, ये तो ये पांचों क्वेश्चन ट्राई करके तो आए थे, है ना, पता था कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाओगे आप, है ना।
डन। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम वो इन सेंटर प्रॉब्लम था ना। एक मिनट, कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 6। फोर्थ प्रॉब्लम आई थिंक वो जेई 97 प्रॉब्लम था, है ना? नहीं, इन सेंटर प्रॉब्लम। जब एसओटी पढ़ने जाओगे तब कहोगे कि सर 9th क्लास पढ़ लूं क्या? ठीक है ना? कंफ्यूजन, कंफ्यूज लोगों के कंफ्यूजन का कोई एंड ही नहीं है, अनएंडिंग। ठीक है ना? कि सर मोस्टली यूट्यूब, ठीक है ना, मोस्टली अपने, हमारे अलावा जो बाकी लोग हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट का जितना मतलब इफेक्टिव यूज, एफिशिएंट यूज करते हैं, हमारे यहाँ के लोग उस चीज को उतना ही इनएफिशिएंट कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? दे मेक इट ए प्लेस फुल ऑफ कंफ्यूजन। नहीं, उसका कारण सिर्फ एक ही है ना? टॉकिंग हैबिट। स्पीक लेस, देन यू वोंट गेट मच कंफ्यूजन। कम बोला करो ना, तो देखना कंफ्यूजन कम होता है। लेकिन क्या है ना, बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है। ओके, ये इंफॉर्मेशन था थीटा एंगल। तो आंसर के अकॉर्डिंग 4-1 स्क्वायर, तो हिंट तो तुमको लग गया कि सर 4-1 स्क्वायर, 2-1, 3-1। तो इतना तो क्लिक कर गया कि AI और BI पर रोटेशन लगाइए। इससे 4-1 एंड 2-1 इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना? एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कंटेनिंग देम। फिर इसी तरह से तुमको थॉट ये भी क्लियर है कि AI और CI पर भी रोटेशन लगाइए, इससे 4-1 और 3-1 भी आ जाएगा। फिर सोचेंगे क्या हुआ। आई थिंक जिसको थोड़ी भी समझ है, वो समझता है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो θ/2, तो मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज 2-1। दिस इज वन रिलेशन आई ऑब्टेन। अब AIAC, this time anti-clockwise AI will rotate θ/2। बस अब क्लियर है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्लू दे रहा है 4-1 स्क्वायर। बस अब अपने प्रूव दैट एक्सप्रेशन को टारगेट कर लेते हैं। टू प्रूव दैट 2-1 3-1 इज इक्वल्स टू, तो मेरे ओपिनियन में मैं तो अपने प्रूव दैट को हिंट लेके चल रहा हूं, इज 4-1 स्क्वायर तो अभी देखो, जो लोग एसओटी से परेशान है वो अब 9th क्लास की ज्योमेट्री से भी परेशान हो जाएंगे कि सर 9th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, टू ऑब्टेन दिस, कि इसे 1+sec θ प्रूव कर दो। ठीक है, तो एकदम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, आई गेस आइसोसेल्स। तो लोग जानते हैं कि एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्ट कर गया, बेस बाइसेक्ट हो गई, तो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट टू बी D फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो मैं सिर्फ इस क्वांटिटी को टारगेट कर रहा हूं, बस इस क्वांटिटी को। तो अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो यू विल से कि सर AB को आप 2AD लिख सकते हो।
टू AD। अब AD एंड AI, देखो AD एंड AI, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि अरे तो राइट ट्राइंगल का एलिमेंट है, जिसका एंगल पता है मुझे θ/2, तो आई कलेक्टेड AB अपॉन AI। अब कुछ लोग समझ गए कि AC अपॉन AI, AC अपॉन AI, यहां तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूं AC अपॉन AI, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाई और कहा कि चलो AC अपॉन AD, AD अपॉन AI लिखते हैं। तो AD अपॉन AI इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी, और AC अपॉन AD, AC AD मानते हो सर ये भी चैलेंज नहीं है, ये भी राइट ट्राइंगल, सो दिस ऑल्सो इज इजी, बस प्रॉब्लम खत्म। 2 टाइम्स AD अपॉन AI का स्क्वायर, AD अपॉन AI यू कैन सी cos θ/2, AC upon AD is 1 upon cos थीटा, बस मामूली सी ट्रिग्नोमेट्री, 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, डन। 30 सेकेंड्स। सही बता रहा प्रद्युम्न। इजी है ना रोटेशन। प्योर ज्योमेट्री सबसे टफ होता है, लेकिन उससे आसान हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा आसान हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री। और इसी तरह वेक्टर एंड 3D का भी ज्योमेट्री आसान है, नहीं? तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं वो बातें आसान होती जाती है। तो टफेस्ट इज ज्योमेट्री एंड नेक्स्ट टू इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बाकी के सब इजी है, यहां पर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि सर यहाँ कंफ्यूज्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनको यही नहीं पता कि एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं। तो दैट मेक्स कंपटीशन इजी, कि इस तरह के चैप्टर तो लोगों के समझ से ही बाहर होते हैं। ठीक, वो बेचारे सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन सर्कल में नंबर ले आएंगे, जबकि फैक्ट ये था कि स्ट्रेट लाइन सर्कल से ज्यादा आसान तो कॉम्प्लेक्स में स्कोर लाना था। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज JEE 97 प्रॉब्लम, राइट। Z1 Z2 are roots of quadratic A and B in Argand plane। Z1 Z2 कहीं भी लोकेट कर लो, एंड एंगल AOB, अच्छा दोनों का मॉड इक्वल भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ था ना, OA बराबर OE इज अल्फा। ठीक है, अब तुमने अपने प्रूफ दैट को आइडेंटिफाई किया, तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने अपने प्रूफ दैट को चेंज कर लिया होगा कि सर मैं ये प्रूफ करूंगा, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू प्रूव। ठीक, तो तुम तो जानते हो कि सर मेरे को तो क्वाड्रेटिक से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की फीलिंग आ रही है, तो योर प्रूफ दैट इज -P इज Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, है ना, -P का स्क्वायर और P का स्क्वायर एक ही बात है ना, अपॉन Q, तो बाई क्वाड्रेटिक यू कैन सी इट इज 1 2। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या आ रहा है, योर LHS। नाउ आई सिंपली ओपन इट, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर Z1 Z2 में मेरे पास एक रोटेशन का रिलेशन आ रखा है, दिस आई नो, तो यहां से फील आ रही है कि आई नो रेशो, तो इसको खोल दो, 1/2, 2/1 +2, बस ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यार।
1/2 फ्रॉम हियर इज माइनस आई अल्फा, अगला प्लस आई अल्फा प्लस 2। समझ पा रहे हो ना कि सर इट डजेंट मैटर कि दिस इज 2 दिस इज 1, इट डजेंट मैटर, स्टिल योर एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी सेम। बस 2 cos अल्फा, बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री आ गई नहीं, 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ 100। सोचो इस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमको क्वेश्चन मिलते हैं कभी कि सर 100 में 5 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। टेन सेकेंड्स क्विकली। इसी क्वेश्चन में कोई मुझको सोच के बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्ग्यूमेंट P एंड आर्ग्यूमेंट Q? थिंक। जब तक हर एक चैप्टर की शीट खत्म नहीं हो जाए तब तक रिवीजन के बारे में सोचना तक मत। हाफ नॉलेज लेकर के रिवीजन करेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे फिर, बस सॉल्यूशन दे दो सॉल्यूशन दे दो। रिवीजन का फायदा ही तब है कि व्हेन आई एम एबल टू सॉल्व ऑन माय ओन। इजी है ना दीप्तम? गुड। तो आई थिंक दीप्तम ने आंसर कर दिया कि सर यहां से हो तो गया क्वेश्चन। अगर ये रिलेशन ट्रू है तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों के आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे। तो यहां से इंप्लाई हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ पी स्क्वायर। अब यहां जिसको अकल है वो जानता है कि सर 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एक पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल का आर्ग्यूमेंट तो 0 होता है। सो दिस कम्स आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ Q, और इसे तुम चाहो तो 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ P रीड कर सकते हो। डन। easy right? Now I think 2 more problems, right? 2 क्वेश्चन और थे ना, या एक ही बचा है? नहीं, लास्ट प्रॉब्लम है ना, 6 क्वेश्चन दिए थे। 6th क्वेश्चन कोई बताएगा कि क्या कंसेप्ट था 6th प्रॉब्लम में? हम्म, बताओ बताओ। इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास लिखी हुई है ना? किसी ने कंसेप्ट को पहचाना? ठीक है कुछ। मैं समझ गया था, वैसे तुम जो मीनिंग लिखना चाह रहे थे मैं समझ गया था। तो कुछ ने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया है। नहीं, अब इसके अलावा भी मुझे कुछ स्टेटमेंट चाहिए, इसकी मीन वैल्यू कब मिलेगी? What is the idea behind minimum value in this problem?
कोई नहीं बताएगा? मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 इस कैपिटल आर। तो कम से कम इससे इतना तो समझा ना कि 1 2 3 जो है वो सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस आर पर लाई करेगा। इतना तो क्लिक किया ही होगा। कहीं भी वन दिखा दो, कहीं भी जहां मन करे। दे ऑल लाई ऑन सर्कल। ठीक, इतना तो क्लिक कर ही गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम लोगों में किसी ने पहचाना नहीं? हाँ, कि यार ये फॉर्मूला तो बचपन से देखते आए हैं, फ्रॉम 10th क्लास। इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला अपॉन ए प्लस 1 - ए। तो क्या सेक्शन फॉर्मूले से एक बात समझ आई कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट दैट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग 2 3। सोचो, ये जो ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 3 को ज्वाइनिंग लाइन। नाउ दैट आई डोंट नो, it lies outside 2 3 or it lies between. Now what do I want? इस एक्सप्रेशन की कंडीशन को के लिए क्या करूं जिससे ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाए? कम से कम अब पहचान लो। अब तो मैंने बात पूरी एक्सप्लेन कर दी। Z1 से डिस्टेंस, तो आंसर मिनिमम चाहिए। तो क्या करें? परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि आई एम इंटरेस्टेड पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई ब्रैकेट डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू बी मिनिमम। तो वो तो तब होगा ना इफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम Z1। तो मेरे ख्याल से वो जो ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसे ये होना पड़ेगा कि सर ये आपका AZ2 प्लस 1 - AZ3 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो अब डायरेक्ट आंसर पे चलें कि सर आप तो हमसे ट्राइंगल का हाइट पूछ रहे हो, वो भी ड्रॉप्ड फ्रॉम Z1, है ना? तो हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया? फाइंड एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए। अब मानते हो कि सर बिगिनिंग से जो ज्योमेट्री सीखी है, जब भी हाइट की बात आती है तो पता नहीं क्यों एरिया यूज करने का मन करता है। हाफ बेस एल्टीट्यूड इज एरिया। तो डेल्टा हाफ स्मॉल ए इंटू एच। मैंने वो ट्राइंगल एबीसी की नोटेशन यूज कर ली, बीसी इंटू हाइट। अब आंसर को तुम अगर देखोगे तो आंसर में सरकम रेडियस इन्वॉल्व है। तो किसी को आज भी याद है क्या कि सर एरिया जो है उसको कैपिटल आर में कुछ सीखा था हमने, ABC अपॉन 4R। ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो बस प्रॉब्लम खत्म। HSBC अपॉन 2R। यही लिखा था क्वेश्चन में, प्रूव दैट। देख लो, mod 1 - 2 mod 1 - 3 is nothing but B into C upon 2R. Done. Discussion over. 5 seconds quickly. यही आंसर है, ठीक है ना?
तो आई गेस रोटेशन का एक अच्छा फील आ गया होगा, है ना। चलो रोटेशन के ही आइडिया को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। लेट अस नो स्ट्रेट लाइन इन अर्गन प्लेन, ठीक है। तो अर्गन प्लेन पे नहीं, अब कोनिक सेक्शन अब आफ्टर हॉलीडेज डिस्कस करेंगे। लेट अस ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इफ आई गिव यू 2 पॉइंट्स लाइन ऑन लाइन, मान लो वी आर गिवन line passes through point z1 and point z2. My problem is obtain its equation, ठीक। अब तुमको तो समझ है, जैसे ही इक्वेशन की बात की मैंने तो दिमाग लोकस में चला गया कि यार ये तो लोकस की बात हो रही है। फाइंड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन। तो कहीं भी अब लोकस आते ही तुम लोग एच के पर स्टार्ट हो जाते हो, तो अब मैं एच के नहीं बोल के उस पॉइंट को जेड बोल रहा हूं, है ना। जेड तुम्हारा हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर देगा ऑन लाइन। यू टेक एनीवेयर, जहां आप तुमको मन करे कि सर मैंने Z1 Z2 के लेफ्ट में ले लिया, मैंने राइट में ले लिया, मैंने बिटवीन ले लिया, जहां मर्जी हो वहां ले लो, ठीक। मानते हो Z माइनस Z1 दिख रहा होगा, Z माइनस Z1 वेक्टर 2 माइनस 1 डजेंट मैटर कि सर 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2। क्या मैं तुरंत बोलूं कि यार ये दोनों तो पैरेलल हैं? तो लास्ट क्लास में कुछ सीखा था, है ना। पैरेलल मींस रियल नंबर। कुछ लोगों को याद आ गया, यहां पढ़ा था इसे। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने रेशियो को कुछ भी लैम्डा कॉल कर दिया, वेयर लैम्डा इज व्हाट, एनी रियल। तो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। यू कैन कॉल इट पैरामेट्रिक फॉर्म कि सर लैम्डा पैरामीटर के टर्म्स में, और लैम्डा को तुम कुछ भी पुट करते जाओ कि सर लैम्डा को -3/7 पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट ए पॉइंट ऑन लाइन। लैम्डा को 5 पुट कर दीजिए, यू विल गेट अनदर पॉइंट ऑन लाइन। लैम्डा को पाई पुट कर दीजिए, यू विल गेट थर्ड पॉइंट ऑन सेम लाइन। तो इस तरह से लैम्डा को -∞ से इन्फिनिटी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता जाऊंगा, तुमको एवरी पॉइंट ऑन लाइन ऑब्टेन हो जाएगा। इजी, क्विकली। ठीक, नहीं जस्ट मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म बताया, नॉट टू रिमेंबर। क्या करोगे याद करके? याद करने का रिजल्ट जब होगा तब बता दूंगा। मानते हो इस स्टेटमेंट्स को मैंने कुछ ऑल्टरनेट वे में, कॉम्प्लेक्स इज प्योरली रियल, आई कैन फर्दर से दिस इंप्लाइज दिस। जल्दी से हाँ बोल दो। क्विकली, सही है। अब सिंपली जस्ट रीअरेंज कर रहा हूं, नथिंग एल्स।
जो लोग खुद रीअरेंज सही करेंगे दे विल कम टू नो कि ये सही, दिस रिजल्ट वी ऑब्टेन आफ्टर रीअरेंजमेंट। चाहो तो तुम इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, और इसको याद रखने का एक इजी तरीका बताता हूं। चाहो तो एक्सपेंड करके देख लो, मैच करेगा। तो इसे तुम याद रख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 रटने में इजी है ना, कि सर ये तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x1 y1 1। तो यहाँ एक्स वाई की बजाय z एंड z बार, हाँ बॉक्स है, खुद लगा लो, खुद से बॉक्स लगा लो, ठीक है। डन। नाउ इसी मैनिपुलेशन को थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां पर तुमको कुछ लग रहा है कि सर जो z का कोफिशिएंट है और जो z बार का कोफिशिएंट है ये आपस में कॉन्जुगेट नहीं है, कारण है माइनस, है ना, कि यार इसका कॉन्जुगेट। तो चलो एक काम करते हैं, दोनों के कोफिशिएंट को कॉन्जुगेट बना देते हैं। तो मामूली सी मैनिपुलेशन, if I multiply by I is 0। देखना ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ I से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि योर इक्वेशन अल्फा बार z प्लस बीटा is 0 where beta belongs to R। I can read, तुम्हारे इक्वेशन को मैं ये रीड कर सकता हूं, समझो। z बार का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। और व्हाट अबाउट दिस क्वांटिटी, तो ओरली सुनना, ये z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, अरे इसका कॉन्जुगेट ये है रहा, ये z है तो ये माइनस जेड बार लिखा है। तो z माइनस जेड बार 2i इमेजिनरी पार्ट, 2i, तो i से मल्टीप्लाई, तो मानते हो -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रियल होता है। तो मेरे ख्याल से, तो जिस तरह से तुम लोग पढ़ते हो ना कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिस इज द जनरल फॉर्म। अब जिस तरह से तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी जब लाइन की इक्वेशन देखते हो तो तुम लोगों को उसके स्लोप की समझ होती है कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रटी है लाइन की इक्वेशन के बारे में, वो है कि उसकी इक्वेशन को देखते ही स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप लाइन के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ऐसा ही कुछ यहां, कि अगर तुमको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन की इक्वेशन देता है तो मोस्टली लोग इस फॉर्मेट में देना प्रेफर करते हैं, मोस्टली।
तो तुमको लाइन के डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए कि सर इस इक्वेशन में डायरेक्शन कौन समझाएगा, है ना। कि सर जैसे हम स्लोप जानते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई, उसी तरह से यहां पर डायरेक्शन का कौन रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी प्रूविंग में जाओ और देखो, मानते हुए जो 2 - 1 है ये लाइन के पैरेलल है, इसको -i से मल्टीप्लाई कर दिया। -i जानते हो क्या होता है, e⁻i π/2 -i π/2। तो मानते हो तुमने 2 - 1 को e⁻−i π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि सर 2 - 1 क्लॉकवाइज π/2 रोटेट हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये लाइन के परपेंडिकुलर नहीं आ गया। सोचो, 2 - 1 जो कि पैरेलल था, उसको आपने क्लॉकवाइज π/2 रोटेट किया, तो वो परपेंडिकुलर ही तो हो जाएगा। तो डायरेक्शन की समझ के लिए रटो कि अगर लाइन की इक्वेशन तुमको दी जाती है तो तुमको ये बात तुरंत आनी चाहिए कि सर वो जो z बार का कोफिशिएंट है ना, z बार का कोफिशिएंट वो परपेंडिकुलर टू लाइन होता है। बस दिस मच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर along with equation of line। और ध्यान रखना कि ये आइडिया कब लगाना कि सर सारी टर्म्स वन साइड कलेक्टेड, z बार कांस्टेंट, और वो भी कांस्टेंट शुड बी अ रियल नंबर। कहीं आईआईटी बुद्धू ना बनाते कि सर इस फॉर्म में दे दिया था कि आपका कांस्टेंट रियल नहीं था और साइमल्टेनियसली आपका z बार का कोफिशिएंट आपस में कॉन्जुगेट भी नहीं था, वो तो आफ्टर मैनिपुलेशन बना। तो अगर z और z बार का कोफिशिएंट आपस में कॉन्जुगेट हुआ ना, तो गारंटी जो कांस्टेंट है वो रियल होगा, क्योंकि मैंने प्रूव किया है। ठीक, तो ये रटो कि सर लाइन की इक्वेशन ऑल टर्म्स वन साइड, कांस्टेंट रियल, तो z बार के कोफिशिएंट आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, और साथ में वो जो z बार का कोफिशिएंट होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। बस दिस मच इज सफिशिएंट टू रिमेंबर अबाउट लाइन। डन। डन है ना। चलो प्रॉब्लम करके दो, हटाओ। given a line calling L, given a point Z1, complex representation Z1, find foot of perpendicular of P on L, image from L। सोचो क्विकली। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें।
हाँ तो कैसे शुरू करें ये तो बताओ। वो तो सब जानते जो लिख रहे हो हरमन। प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करना है। सही है हर्षित, वेरी गुड। हर्षित, ये जो तुमने स्टेप लिखा है, ऐसा करने से एक इक्वेशन आएगी, ठीक। और तुम देखना तुरंत समझ जाओगे कि सर इस एक इक्वेशन से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। वो कहां से आएगी। वो तो दिव्यांशु तुमने सही लिख दिया, हालांकि लिखा तो साफ गलत है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं सही थी, लेकिन तुम गलत लिख गए। दीप्तम गुड। लेकिन दीप्तम में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, केवल इतना करने से क्वेश्चन नहीं होगा, और क्या करें। अरे भाई दिव्यांशु, अपनी गलती तो पहचान लो यार। अभी ठीक है। केवल चैप्टर्स चेंज होते हैं, पैटर्न नहीं चेंज होता कि सर कंसेप्ट सेम होते हैं। हाँ सही है दीप्तम, गुड। तो आई थिंक दोज हु आर सेइंग कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए 2, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि 2 माइनस 1 is parallel to alpha. This equal to this. आराम से सोचना ये कहां से आया, ठीक। तो आई गॉट वन रिलेशन। अब यहां से थोड़ी टेंशन हुई, यार ये तो Z1 Z2 में एक रिलेशन आ रहा है ना, लेकिन ये Z1 बार Z2 बार, एक तो Z2 अननोन है, तो Z2 बार भी अननोन है, तो यहां से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आई थिंक आई ऑल्सो मेक यूज कि Z2 ऑल्सो लाई ऑन लाइन। आई थिंक दिस ऑल्सो इज करेक्ट। बस अभी हो गया ना कि सर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 पर मैनिपुलेशन करके लेट्स एंड द प्रॉब्लम। तो साफ दिख रहा है कि सर Z2 बार को कैंसिल कर देते हैं,
तो आई थिंक आई डू 1 -2। कुछ गलत हो गया क्या? 1 + 2 नहीं, किया तो सब सही है, तुमको Z2 निकालना था ना। हाँ ठीक है, अल्फा बार Z2 माइनस अल्फा बार Z1 अल्फा Z2 बार। हाँ ठीक है, मिस्टेक मिल गई मिल गई मिल गई। माइनस प्लस, तो आई थिंक 1 + 2 ये कैंसिल हो गया है ना। तो माइनस अल्फा Z2 बार, ये करने से 2 अल्फा बार Z2 प्लस बीटा इज 0। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म भाई। ये सर Z2 निकल आया, Z2 इज दिस इज द आंसर। इजी। अब कुछ समझदार लोग जानते हैं कि अगर फुट निकल आया तो इमेज निकालना भी आसान है। तो फॉर इमेज सेक्शन फॉर्मूला इस लेट मी कॉल इमेज टू बी 1 डैश। तो व्हाट इज 1 डैश? 2Z2 माइनस Z1। तुम लोग को इंटरनल एक्सटर्नल तो आता ही होगा ना। तो माय आंसर इज अपॉन अल्फा बार माइनस Z1 दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो मैंने इमेज भी निकाल ली, मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। वैसे तो याद रखने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन जरा ये जो फाइनल आंसर आया है इमेज का आंसर, एक बार इसको जस्ट रीअरेंज करते हैं ना। देखना, ध्यान से देखना। तुम कहोगे सर नहीं चाहते हुए भी याद हो गया। इफ Z1 dash are mirror image to each other then this result hold true। प्रूफ दिया तुमने। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ट्रू है ना तो ये भी ट्रू होगा। सोचो कि यार ये ट्रू आने से ये कैसे ट्रू हो गया। सोचो 1 मिनट के लिए। सिंपली कॉन्जुगेट ले लिया, सही है ना। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये तो चाह नहीं रहे थे याद करना, लेकिन तो याद हो गया कि देखिए ये इक्वेशन पे जाइए और 2 प्लेस पर Z दिख रहा है, एक को Z1 रख दीजिए और एक को Z1 डैश रख दीजिए। एंड डजेंट मैटर कि किसको Z1 रखना है किसको Z1 डैश रखना है, क्योंकि बोथ आर ट्रू।
सही है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, मतलब जो लोग घर से याद करके जाएंगे कि इमेज रट के आए हैं, तो वो समझदार लोग कहेंगे कि यार जो डैश है ना उसको यहां पुट करना, उससे सीधा तुमको z1 डैश निकल आएगा, क्योंकि तुमसे फाइंड z1 डैश पूछा था ना। बुद्धि लगाओ। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ आई कि सर इमेज बाई चांस एग्जाम में आया तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो घर से रट के आया हूं। नहीं, कह रहे यार वो लाइन की इक्वेशन में जो दो जेड होते हैं ना, एक को 1 रखना होता है, एक को डैश रखना होता है, नहीं। और फिर अब वही लोग कहेंगे कि अगर इमेज घर से रट के आए हो तो तुमको फोटो परपेंडिकुलर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन की मदद से इमेज निकाल लो। एंड नाउ दे विल से कि सर देखिए z1 डैश मैंने निकाल लिया, नाउ z1 प्लस z1 डैश बाई 2 इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिमाग लगाओ। हालांकि ये प्रोसेस बहुत इजी था कि सर ये जो सॉल्यूशन है ना ये अपने आप में बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट एक थॉट कि यार मुझे तो इमेज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है ना। बाकी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 लाइन में हो तो रहा था क्वेश्चन। फाइव सेकेंड्स क्विकली। ओके डन। तो तुमको इतने इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जितने आसान क्वेश्चन कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पूछे जाते, देखो। और ये टफ प्रॉब्लम्स में आते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन ए लाइन तुमको दिया गया है, गिवन ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन लाइन, ठीक। माय प्रॉब्लम इज passing through P find out। लिख लो, फिर मैं मैच कराऊंगा आंसर। कितने आंसर होंगे इस प्रॉब्लम के? कभी तुमने स्ट्रेट लाइन में देखा ऐसा क्वेश्चन जेई में आता हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल पाई बाय 4 पासिंग थ्रू 2,3 मेकिंग पाई बाय 4 टू स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। देयर विल बी 2 लाइन्स। अब निकालो आंसर। और आंसर की फॉर्मेट भी समझ रहे हो कि सर आंसर की फॉर्मेट इसी फॉर्म में होनी चाहिए ना। इक्वेशन कंटेन z, इक्वेशन कंटेन z बार, है ना। सही है हर्षित। हर्षित कह रहा है कि देयर विल बी 2 लाइन्स लाइक दिस, ठीक। हाँ बताओ बताओ, सभी लोग बताओ। पहला स्टेप, बात को पूरी बताओ ठीक से।
हर्षद वो स्टेटमेंट अधूरा सा है, उसको पूरा करो। वेरी गुड खुश। हालांकि तुमने लिखा गलत है लेकिन तुम्हारी भावनाएं सही है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो गलत कर दी। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी लोकस, कि सर प्रॉब्लम लोकस का है, तो आपको एक जनरल पॉइंट z तो कॉल करना ही चाहिए जो इस लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सके। नाउ z माइनस z1, अब तुम तो जानते हो कि सर लाइन का रिप्रेजेंटेटिव तो अल्फा है। अगर ये लाइन से पाई बाई 4 बना रहा है तो देखना अल्फा से भी पाई बाई 4 बना रहा होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन, तो उससे भी पाई बाई 4। बस अब तो तुम रोटेशन लगा दो कि सर z माइनस z1। मेरे ख्याल से रोटेशन इस तरह से लगाया जाता है। अब यहां पर तुमको लगता नहीं कि सर यहां कंफ्यूजन है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट होगा। मे बी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा रोटेट हो, मे बी एंटी क्लॉकवाइज z माइनस z1 हो। दोनों पॉसिबिलिटी होंगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन आपकी अल्फा को रोटेट करने से आएगी और एक स्ट्रेट लाइन आपकी z माइनस z1 को एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर मैं प्लस माइनस लिख दूं चलेगा? अरे अल्फा को एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार अल्फा को क्लॉकवाइज, एक ही बात है। आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन कवर हो गई, सही। लेकिन अब तुम जानते हो कि सर आंसर इस फॉर्म में डिजायर्ड नहीं है। आंसर आई वांट कंटेन z कंटेन z बार। तो लोग समझदार हैं कि सर स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कैलकुलेशन तो तुम लोग समझ जाओगे कि सर स्क्वायरिंग करने के बाद आपका आंसर ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है, मुझे भी नहीं पता पड़ा कि यार ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। आई माई सेल्फ डोंट नो रियली कि यार आफ्टर दिस हाउ कम आई गॉट दिस, ठीक है। इसको तुम लोग एक्सप्लोर करना कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप, ये तो चर्चा का विषय है ना। इसे तो संसद में लेके जाना पड़ेगा, वहां पर इस पर डिस्कशन होगा, नहीं। 5 सेकेंड्स क्विकली। तो बस मैं अपने आंसर से अब सेटिस्फाइड हूं कि बस ठीक है, बढ़िया लग रहा है आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करो और अपनी डिजायर्ड फॉर्म में ले आओ कि सर अल्फा बार जेड प्लस रियल, है ना। और ये ऐसे ही छोड़ दो कि ठीक है, हो गया आंसर। 5 सेकेंड्स क्विकली। डन। ओके, लेट्स नो अबाउट सर्कल इन अर्गन प्लेन, ठीक है। तो अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि सर जिस फॉर्म में हमने लाइन को लिखा था, इक्वेशन इन जेड जेड बार, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट तुम अब सर्किल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होगे।
तो what do I require to obtain a unique circle? Its center, its radius. मान लो सेंटर इज z0, मान लो रेडियस इज r, मान लो। तो चलो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो अब तो तुम इजीली बोल दोगे कि सर एनी पॉइंट यू टेक एंड लेट्स डायरेक्टली राइट मॉड इज r। बस अब तुमको समझ है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इन टर्म्स ऑफ z अगर आंसर चाहिए, तो सबको मेरा अगला स्टेप पता है, ठीक है ना, कि सर ये वही स्टेप है जो पार्लियामेंट में जाएगा फॉर डिस्कशन कि यार ये कैसे लिखते हैं ये, ठीक है। एवरीथिंग ऑल राइट? सिंपल रीअरेंजमेंट, नथिंग एल्स। After rearrangement, this become your equation of circle. तो अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि सर जैसे लाइन की इक्वेशन प्रॉब्लम्स में दी जा रही थी तो एक जनरल फॉर्म था, तो ऐसा ही कुछ सर्किल में भी होगा, है ना। तो लेट अस रिमेंबर सर्किल इन जनरल फॉर्म हियर ऑल्सो। तो यूजुअली people prefer to give circle like this. बीटा इज रियल। तो अगर मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन सर्किल है, तो मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। देखिए हमने अभी मेहनत करके इक्वेशन लाए थे, ये इक्वेशन आपकी लाई हुई इक्वेशन से मैच कर रही है। z बार का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट आपस में कॉन्जुगेट है, कांस्टेंट रियल नंबर है, सही है। तो इस फॉर्म में इक्वेशन लोग देना प्रेफर करते हैं। जैसे तुम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy(c) याद रखते हो ना, कुछ ऐसा ही कुछ ये। अब इसके आगे एक स्टेप और चले जाओ। अगर तुम एफर्ट करके इस इक्वेशन को दिमाग में रख रहे हो कि एक सर्किल की इक्वेशन कैसी होती है इन अर्गन प्लेन, तो तुम रट रहे हो कि सर जेड जेड बार का कोफिशिएंट 1 जेड जेड बार है ना, प्लस समथिंग इंटू जेड प्लस समथिंग इंटू जेड बार प्लस समथिंग। तो जो z और z बार है वो आपस में कॉन्जुगेट कोफिशिएंट लेगा। अगर ये कोफिशिएंट 1 है तो z z बार, और जो कांस्टेंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ z z बार वो रियल होगा, सही। तो इसके एडिशन में आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर सेंटर एंड रेडियस ऑल्सो, कि सर जब इतना रट रहे हैं तो साथ में सेंटर भी रट लेते हैं, साथ में रेडियस भी रट लेते हैं, कि अगर कभी सर्किल की इक्वेशन उसने मुझे इस फॉर्मेट में दी तो मैं बगैर एफर्ट किए आपको सेंटर रेडियस बता दूंगा। और जो लोग इस फॉर्मूले को याद नहीं रख पाएंगे वो लोग इस तरह से करेंगे कि सर हमने तो z0 सेंटर माना, रेडियस r माना, मैनिपुलेशन की, और फिर आपके जो इक्वेशन आपने दी थी उसको इसके साथ आइडेंटिकल करके बता दिया कि देखो सेंटर तो z0 था, तो z0 यहां कौन है, माइनस z0 z बार का कोफिशिएंट है। सही है,
माइनस अल्फा इन दिस प्रॉब्लम, माइनस जेड नॉट, यहां पर अल्फा, तो माइनस जेड नॉट बराबर अल्फा। इसी तरह से जरा कांस्टेंट इक्वेट करो, इज बीटा, जस्ट नाउ यू हैव सीन कि माइनस अल्फा ये जेड नॉट है, तो ये माइनस अल्फा बार हो गया। तो व्हाट इज योर रेडियस, अल्फा अल्फा बार माइनस बीटा अंडर रूट। देखा जाए तो रिजल्ट याद करने में बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा है कि सर ये तो बिल्कुल पहचाने पहचाने रिजल्ट लग रहे हैं, माइनस जी माइनस एफ। सही है, याद रख सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैंने कहा ना कि कंपेयर कर लेंगे, सेंटर रेडियस मान के तुम्हारी दी हुई इक्वेशन और जो मैं लाऊंगा एक्सपेंड करके उसको कंपेयर कर लेंगे। इजी। फाइव सेकेंड्स। सर्कल्स में ज्यादा कुछ याद करने को नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। बस एक ही रिजल्ट तुमको याद रखने के लिए रिकमेंड करूंगा मैं। चलो यूं ही बताना है ना कि सर क्या यहां पर हम कुछ डायमेट्रिक फॉर्म जैसी कुछ बात कर सकते हैं क्या। वैसे तो मैं तुमको याद करने के लिए कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, है ना, एक्सेप्ट इक्वेशन, इट्स सेंटर, इट्स रेडियस। सही है, चलो देखें कौन मुझे बताएगा। अगर डायमेट्रिक एंड्स नोन है, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्विकली। गिवन द डायमेट्रिक एंड्स, राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। बिल्कुल ठीक है। तो विक्रम इज सेइंग कि सर लोकस का प्रॉब्लम है, जनरल पॉइंट तो लीजिए, मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी, diameter make 90 at circumference. Now he is saying कि use the idea of perpendicularity. अननेसेसरी क्यों इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, सेंटर, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हो, फिर कह रहे हो कि इसका हाफ रेडियस। उसके बजाय ये बेटर नहीं है कि सर z माइनस जेड वन परपेंडिकुलर टू z माइनस जेड टू। परपेंडिकुलरिटी सबको पता है, या तो प्योरली इमेजिनरी बोल दो, और या फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाना कि सर आपको जेड जेड बार फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो आप ये मैनिपुलेशन कैरी करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तो तुमको बता दिया कि इफ यू डू सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो you will get the answer in the desired form, that is zz bar alpha bar z alpha z bar plus beta. Easy, no need to remember, ठीक। अभी बताऊंगा रटना क्या है। ठीक, चलो अब मगिंग बताता हूं, व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर।
तो लेट मी ऑब्टेन द रिजल्ट, फिर रटेंगे ना, मैं बताऊंगा तुमको रटना क्या है. यू आर गिवन 4 points concyclic, means lying on same circle. You are supposed to write condition. फाइन. और कंडीशन तो तुम लोग जानते हो कि सर कंडीशन सिर्फ 1 2 3 4 के टर्म्स में होनी चाहिए, है ना. उसके बार को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 2 3 4 नोन है तो उसका बार भी नोन है. मैंने मान लिया कि यार कहीं पर रिप्रेजेंट कर दो, कहीं भी जहां तुमको मन करे. 1 2 3 4. सही. अब तो तुम्हारी थोड़ी समझ डेवलप होने लगी है कि सर अदर देन रोटेशन तो मुझे कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा, है ना. तो मैंने सर्किल की प्रॉपर्टी यूज की, क्योंकि अब रोटेशन लगाओगे तो एंगल थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा. फिर लोग कहेंगे कि सर ये थीटा में थोड़ी कंडीशन लिखी जाती है, थीटा को हटाओ. तो फिर कुछ समझदार लोग कहेंगे कि काश 2 बार रोटेशन लगाया होता, सेम थीटा में 2 बार रोटेशन, तो मैं थीटा आपका एलिमिनेट कर देता, है ना. तो आइडिया आया कि सर किसी एक कॉर्ड को पकड़ लीजिए, दिस कॉर्ड. तो सर्किल की प्रॉपर्टी होती है ना, कॉर्ड मेक सेम एंगल इन सेम सेगमेंट. तो 1 2 at 3 and 1 2 at 4. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई रोटेशन. एंटी क्लॉकवाइज 1 minus 3 is now I think to eliminate theta you will definitely identify एंटी क्लॉकवाइज थीटा. बिल्कुल बात सब समझ में आ रही है, ठीक. और अब सबको ये भी पता है कि सर अब आप थीटा को एलिमिनेट कैसे करोगे. 1 2 आई डिवाइडेड, है ना. अब एक काम करता हूं, डिवाइड करके ना जो कैलकुलेशन स्टेप है चलो छोड़ो, पूरा ही कर दिया. कुछ शॉर्ट करने के मूड में था वैसे मैं. अब थोड़ा तो तुम लोग को अब तक एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि सर आपकी आदत है मॉड और जेड को अलग अलग कलेक्ट करने की, नहीं. इज इक्वल टू सारे मॉड इधर आ गए. तो यार अब एक स्टेप तो मैं शॉर्ट करूंगा यार, है ना, कि सर वो सारे मॉड इधर आ गए. एंड नाउ यू विल पुट this is purely real. Now this is the condition to remember. I know कि सर ये तो बहुत भयानक कंडीशन है, कैसे रटेंगे, है ना. मैं बिल्कुल इस बात से मैं खुद एग्री करता हूं कि इतनी भयानक कंडीशन कोई कैसे याद कर सकता है. बट देन आंसर कम्स, कर सकता है. ठीक है, कैसे.
टू रिमेंबर, कोई भी एक साइड लो, कोई भी एक लेंथ सेगमेंट, ए बी सी डी, कोई भी एक जो तुम्हारा मन करे कि सर ए बी, अगर तुमने ए बी लिया तो उसको सी डी से मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू सी डी डिवाइड बाई इसी तरीके से एक और पेयर ऑफ साइड, है ना। अब एक और पेयर लो यूजिंग 4 पॉइंट्स, तो कुछ भी जो तुम्हारे मन में आए कि सर ए डी, है ना, तो अगर तुमने ए डी लिया तो मल्टीप्लाई करो बी सी। दिस इज हाउ आई रिमेंबर, दो पेयर ऑफ साइड्स का प्रोडक्ट का रेशियो रियल। हो गया याद कंडीशन। और तुम तो देख ही रहो कि सर आप इस बात को माइंड ही नहीं कर रहे हो कि ये रियल नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो यू आर फ्री कि सर आपने वेक्टर ए बी लिखा था कि वेक्टर बी ए लिखा था, डजेंट मैटर। ठीक, यू कैन टेक ए सी कि सर ए सी इंटू बी डी। तो आई एम श्योर यू कैन रिमेंबर। ठीक, अब एक तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो 4 पॉइंट की तुमने कौन साइक्लिक की कंडीशन लिखी है ना, अच्छा 2 - 4 2 - 4 दो जगह लिख दिया, एक सेकेंड। अब सही है ना? गुड। बस इसी तरह मदद कर दिया करो। ठीक, अब इस रिजल्ट में एक छोटी सी तकनीकी खराबी है ना, देयर इज अ टेक्निकल एरर कि क्या हमेशा कोई 4 पॉइंट अगर इस रिजल्ट को वैलिड करेंगे कि सर 4 पॉइंट सेटिस्फाई माय कंडीशन, तो क्या इससे हमेशा ये बात ट्रू होगी कि दे आर कौन साइक्लिक? भाई कौन साइक्लिक तुमने माना और तुमने कंडीशन लाके दिखा दिया कि ये सही है, गुड। अब मैं कन्वर्स पूछ रहा हूं, इफ कंडीशन इज ट्रू डज इट ऑलवेज इंप्लाई कि दे आर कौन साइक्लिक? बस यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो ये तुमको एक रिजल्ट और दे सकता है। सोचना इस बात को कि सर मान लीजिए 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मान लीजिए कि ये 4 पॉइंट कोलिनियर होते, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि अरे सर इसमें भी तो ये कंडीशन ट्रू आएगी, बिकॉज एनी साइड, अरे वन साइड, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन किया अपॉन किसी भी दूसरे 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, तुम तो जानते हो कि सर वो रेशो रियल होता है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। डोंट यू थिंक 1 - 2 अपॉन 1 - 3 दे आर पैरेलल, या 1 - 2 अपॉन 3 - 4 दे आर पैरेलल? हाँ बोलो जल्दी, फट से हाँ बोलो कि हाँ सर समझ आई बात। अरे आई एम वेटिंग फॉर यस। ठीक, तो लोग समझ गए कि सर ये जो कंडीशन है ना, ये 2 केस में ट्रू आती है। 1 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, अदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। गॉट इट? तो ये सब क्वेश्चन जेई पूछ चुका है। तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये सब कुछ आता थोड़ी है, ठीक है, और फिर धोखा खा जाओगे कि सर जेई एडवांस के पेपर में ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल रखा था, दिस इज ट्रू। और ये पता नहीं कब से पढ़ाता आ रहा हूं मैं, ना, जब से शुरू किया पढ़ाना कि सर 1 और मोर में क्वेश्चन पूछा, दिस ट्रू ऑलवेज इंप्लाई
4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, तो वो गलत था कि नहीं भाई, इफ दिस इज ट्रू ऑल डजंट ऑलवेज इंप्लाई, समझ गए कि सर ये नॉन कॉन्साइक्लिक में भी ट्रू आ सकता है कोलिनियर पॉइंट्स। इजी। तो अगर तुमको 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक चेक करने को आते हैं तो एक बार यार उन पॉइंट्स को रफली प्लॉट कर लेना। तो रफली प्लॉट करोगे ना तो तुमको कोलिनियर तो फील आने लग जाएगी कि सर इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोलिनियर होंगे, है ना। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आई एम श्योर कि नहीं नहीं ये कोलिनियर तो नहीं है, तो फिर तो कॉन्साइक्लिक होना पड़ेगा, और क्या। करा दूंगा कुछ अच्छे सवाल, है ना, क्योंकि इंप्रूव ही तो करेगा जेई एडवांस, है ना। ये सब जो इजी कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं तो उससे थोड़ा सा आगे ही तो बढ़ेगा। रिमेंबर, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करो। अरे यार, बहुत फास्ट करो। हो गया भाई। लाइन ऑफ थिंकिंग तो एक ही जैसी होती है, चैप्टर में बदल थोड़ी जाती है कि सर अलग चैप्टर, सोचने का तरीका अलग, तरीका सेम होता है, बस
नोटेशंस चेंज हो जाते हैं। तो तुमको पता तो है कि सर एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल एक ही बात है, तो लोग नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल देंगे ना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? हाँ, कोसाइन लॉ, गुड। आई थिंक लेट मी फाइंड दिस एंगल थीटा। ये नॉर्मल हुए ना, ये पॉइंट मुझे पता है -α1, ये भी पता है -2, और मुझे ये रेडियस भी पता है, मालूम है, रूट ऑफ α1 बार -β1। बस तो सीधा कोसाइन लॉ से प्रॉब्लम खत्म। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, अरे मॉड α1 स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। चलो मॉड -C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स r1 r2। चाहो तो अपनी हैबिट को कंटिन्यू कर सकते हो कि सर हमको एक्यूट एंगल की आदत पड़ी है, लो मॉड लगा दिया, इजी। तुम आंसर को पता है और गुड लुकिंग बना सकते हो कि सर ये आंसर ना, अभी हम अगर थोड़ा और रिड्यूस करें ना तो ये आपको देखने में बहुत अच्छा नजर आएगा, है ना, कि सर इसको खोल दीजिए आप, तो आपका ये जो मॉड α1 स्क्वायर है, मॉड α2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कुछ फाइनली α1 α2 बार, कुछ बढ़िया सा आंसर आ रहा है सर, ये आंसर आ रहा है, गुड लुकिंग आंसर है ना, समथिंग लाइक दिस। बस बहुत है, बहुत बढ़िया आंसर क्रिएट कर दिया ना, बस ठीक है, इजी। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप तो जानते हो कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी भी आप पूछ सकते थे, जीरो कर देना, cos 90 जीरो। तो लोग अगर ऑर्थोगोनैलिटी पूछेंगे तो ये बराबर जीरो, ये सब रटना मत, क्वेश्चंस को याद नहीं करते हैं। अब रही बात कॉमन कॉर्ड की, तो नो चेंज इन थॉट प्रोसेस, लेट कॉमन पॉइंट बी जेड। मान लो, मानते हो ये जो कॉमन पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, i बराबर 1, वो i बराबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, एग्री करते हो? करते ही होगे और क्या, नहीं करते होगे तो करना पड़ेगा। सही। तो this relation as well as this relation are satisfied by common point. तो if I subtract them, तो जो भी नया रिलेशन आएगा कि सर ये रिलेशन, I think your common point will satisfy this relation also। सही। तो मानते हो ये दोनों ही कॉमन पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो कहेगा अरे ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, और ये स्ट्रेट लाइन को मेरे ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ भी बोल दो z1 एंड z2, तो z1 z2 बोथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या यही कॉमन कॉर्ड का आंसर नहीं हो गया? सर दिस इज योर आंसर टू कॉमन कॉर्ड, line which z1 z2 both satisfy is nothing but equation of line joining z1 and z2। वेरी इजी। तो देख पा रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सही है ना, ओवर सर्कल्स ना ना,
जिस बात, कोई भी रिजल्ट नहीं बना रहा हूं मैं, हाँ, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा थोड़ी रिपीट कर रहे हैं। हर हर चैप्टर का अपना अलग आइडेंटिटी है ना, तो उसको इंडिपेंडेंट ही रहने दे कि लेट्स ओनली अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अननेसेसरी क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसते हो कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यहां भी चिपका दिया, ठीक, नो नीड। समझ खुलेगी ना इससे तुम्हारी। अब तुम लोगों को कुछ एक अच्छे प्लान्स बता देता हूं, राइट, क्योंकि अब हम लोग दिवाली के बाद मिलने वाले हैं, ठीक है, तो तुम लोगों के कहते ना उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अच्छे प्लान किए मैंने कि क्यों तुम अपनी दिवाली की छुट्टियां खराब करोगे, है ना, कि सर ये तो बहुत लंबी छुट्टियां हैं। तो हार्डली 4 लेक्चर्स, हार्डली 4 तुम्हारे ऐप में अभी पढ़ जाएंगे, है ना, 12th क्लास में, जिसमें कि तुमको लग रहा होगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा सेक्शन बच गया, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी वजह से मैं अननेसेसरी शीट नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, ठीक है। तो जो ड्रॉपर बैच है उसमें वो जो सेक्शन मैंने पढ़ाया है ना, हार्डली मतलब 122 आवर्स मैक्सिमम, बस दैट्स इट। तो वो सेक्शन तुम्हारे 12th क्लास के बैच में ड्रॉप करवा रहा हूं मैं कि भाई तुम लोग क्यों वेट करोगे कि सर दिवाली की छुट्टी के बाद पढ़ेंगे क्या, नहीं, तो तुम उसको पढ़ के रखना, मतलब सी द रिकॉर्डिंग, राइट। तो जब मैं हॉलीडेज के बाद आऊंगा तो आई विल डायरेक्टली जंप टू डिस्कशन ऑफ शीट, एज्यूमिंग कि तुमने वो nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी वो देख लिया है, साथ में नोट्स बना लिए हैं, साथ में तुमने उसके क्लास के इलस्ट्रेशंस खुद से सॉल्व भी किए हैं, जैसे कि यहाँ क्लास में होता है कि सर आप क्लास में क्वेश्चन लिखते हो, हम अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ही रिकॉर्डिंग में करना, आपको पॉज कर देंगे हम, जब आप क्वेश्चन लिख दोगे तो हम आपको पॉज कर देंगे, फिर थोड़ी देर ट्राई करेंगे, फिर आपको ऑन कर देंगे और आपका सॉल्यूशन सुन लेंगे कि आपने क्या बताया। अच्छा प्लान है ना ये, ठीक है। अब इसी अच्छे प्लान को मैंने एक्सटेंड किया कि यार व्हाई नॉट आई डू द सेम विद हाइपरबोला ऑल्सो, कि सर क्या खाली 2 घंटे का लेक्चर देखूंगा मैं इतनी पूरी छुट्टी में, 2 घंटे में मेरा क्या होगा, नहीं। तो आई रियली अंडरस्टैंड, वाकई में तुम्हारी फीलिंग समझता हूं मैं कि हाँ इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने हाइपरबोला भी ड्रॉप कर दिया। हाइपरबोला हार्डली देर आर 3 लेक्चर्स, नथिंग मोर, ठीक। तो यू कैन सी लेक्चर्स ऑफ हाइपरबोला ऑल्सो, सो दैट आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर वी डू द जब मैं अब कोनिक का डिस्कशन करूंगा तो सर आराम से आप एक एक करके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक। तो डिस्कशन का मैं तुमको ऑर्डर बताता हूं कि व्हाट डिस्कशन, क्योंकि तो इस छुट्टियों के लिए जो है ना तुमको मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा अदर देन शीट, शीट के अलावा कुछ भी होमवर्क नहीं है कि सर ज्यादा नहीं, और इसी ऑर्डर में करना जो मैं लिख रहा हूं, लौट के आकर के किस ऑर्डर में होमवर्क डिस्कस होगा वो देखो। फर्स्ट वी विल डू शीट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आई विल डिस्कस दिस फर्स्ट, पूरी शीट डिस्कस करूंगा, मतलब जो अपनी पहली क्लास होगी, तो डोंट गेट सरप्राइज्ड कि सर आपने तो पहली क्लास में उठा करके 1 और 2 एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर दी, है ना, विद देखना शायद एक एलिमेंट्री एक्सरसाइज भी है, फिर एक एक्सरसाइज है जिसमें मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन टोटल यू विल फाइंड 4 एक्सरसाइजेस, एलिमेंट्री, देन एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 2, देन एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 कंसिस्ट ऑफ ऑल। तो पहली क्लास में देखना तुमको दिखेगा कि सर आपने एलिमेंट्री भी करा दी, आपने 1 भी करा दी, आपने 2 भी करा दी, और फिर अगली क्लास में तुम सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगे कि सर उसकी ठीक अगले दिन आपने एक्सरसाइज
3 पूरी करा दी, ठीक है, क्योंकि भाई इतना लॉन्ग हॉलीडे है तो खत्म तो तुम कर ही लोगे ना। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कि अब चलो कोनिक शुरू करते हैं, पैराबोला। और कोनिक में तो तुमको पता है आई विल ओनली डिस्कस वो जेईई की एक्सरसाइज इन ऑल द चैप्टर्स, पैरा, एलिप्स एंड हाइपर। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि सर इतना बड़ा हॉलीडे है तो क्यों ना मैं आपकी ये एक्सरसाइजेस पूरी खत्म कर लूं, खाली जेईई ही की क्यों करूं। आप डिस्कस ठीक है कि जेईई करोगे, लेकिन ऐसा संभव है कि अगर मुझे टाइम मिला है ना, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल 3 चैप्टर्स एक्सरसाइज 3, तो मैं हो सकता है तुमसे कह दूं कि चलो भैया इसकी फर्स्ट भी ले आओ फटाफट, 2 भी ले आओ, है ना। तो तुमको पता है सर वो अपनी 1 और 2 एक्सरसाइज तो बड़ी कमाल की होती है, नहीं तो करने से नुकसान तो नहीं होगा, फायदा बहुत हो जाएगा। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस, एक काम करता हूं, हटा यार कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 2 एंड 3, है ना, कि सर टफ वाली एक्सरसाइज तो करा ही दो। तो जेईई एडवांस्ड के बिफोर मैं 2 कराऊंगा, फिर मैं 3 कराऊंगा। सब में यही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, 2 एंड 3, 2 एंड 3। मेरे ख्याल से इससे तुमको बहुत फायदा होगा, ठीक है। बस इतना ही मेरी तरफ से दिवाली होमवर्क है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गुड, चलो भाई, बाय, जय हिंद।